हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम चौथा चैप्टर कर रहे थे परमाणु की संरचना के बारे में। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम आज पढ़ने वाले हैं कि समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? तो समस्थानिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है समस्थानिक, जिसको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। देखो, आइसोमेरिज में होता है, इस वो नहीं देखना है, आइसोटोप देखना है। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है? तो तत्वों की, इसमें क्या होता है, किसी भी तत्वों की जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है, लेकिन इनमें अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, पूरा डिटेल में लिखेंगे इसको। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी दिक्कत आती है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता, तो एक बार कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसका लगता है कि आज एक बनेगा, एक और वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो फिर चलेंगे फिजिक्स, इसका पढ़ेंगे। ठीक है, हम जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करनी है अगर, तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम करेंगे टॉपिक। हमने बता दिया आइसोटोप, हेडिंग डालिएगा समस्थानिक। समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक, इसमें जैसे कि डाल्टन ने क्या बताया था, बात करेंगे अगर डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के परमाणु पूर्ण रूप से समान होते हैं। डाल्टन के अनुसार क्या था कि जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं, पूर्ण रूप से समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? यह कथन असत्य है। ये जो कथन है ना, ये असत्य है। यह कथन सत्य नहीं है। ये कथन सत्य नहीं है तो क्या है, किस तरह का है? तो बात करेंगे कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, किंतु परमाणु है ना, परमाणु का भार या फिर द्रव्यमान अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। परमाणु भार भिन्नता नाभिक में उपस्थित नाइट्रोजनों के कारण होती है। ठीक है, जो परमाणु की द्रव्यमान में भिन्नता किसके कारण होती है? तो नाइट्रोजनों के कारण होती है। किसके कारण होती है? नाइट्रोजनों के कारण। अगर हम इसके बारे में और लिखाते हैं, किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, लेकिन यह उनकी परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अभी हमने क्या लिखा? कुछ तत्व,
जैसे कि समान होती हैं, यह कथन असत्य सत्य नहीं है, ठीक है, यह सत्य नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक इसका, इसके बाद इसका एग्जाम क्या बोल सकते हैं, डिफिनेशन, ठीक है। समस्थानिक कहते हैं, क्या कहते हैं, समस्थानिक। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें परमाणुओं के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, किंतु परमाणु का भार अलग अलग होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो देखिए हमने क्या बोला है, इनकी जो परमाणु भार है वो किस पे निर्भर करती है, नाइट्रोजनों पे निर्भर करती है। किस पे, नाइट्रोजनों पर निर्भर करती है। तो अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, उदाहरण उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो किन 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं, बात देखिएगा यहाँ से। पहले की बात करते हैं तो होता है प्रोटियम होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, कहते हैं ड्यूटीरियम। तीसरा होता है आपका ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइट्रियम होता है, ठीक है। तो ड्यूटीरियम जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है कि नहीं, होता है। और इनकी जो, इनमें हम परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो समान होगा, परमाणु क्रमांक 1 ही होगा। हाइड्रोजन प्रोटियम को H लिखते हैं। ऊपर क्या होता है, ऊपर हम लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं हम परमाणु क्रमांक। यहाँ तो एक परमाणु क्रमांक है और एक द्रव्यमान संख्या है। इसमें क्या होता है कि एक तो परमाणु क्रमांक होते हैं, लेकिन इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है। या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं, ड्यूटेरियम है तो D1 और टू लिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं ट्राइट्रियम में तो 1 और 3, या फिर इसको इस तरह से लिख लीजिएगा T1 और 2, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या को, नीचे लिखते हैं परमाणु क्रमांक को, ठीक है। बात समझिएगा, ये समझ में आया ना। ये तो हाइड्रोजन के हो गए। उसी तरह से एक और एग्जांपल लें, अगर हम बात करते हैं इसमें, इसके अंदर, तो इसके केंद्र में नाइट्रोजन जो न्यूट्रॉन जो होता है, नाइट्रोजन बोल रहे हैं, जो न्यूट्रॉन होता है वो 0 होता है। इनमें नाइट्रोजन, केंद्र में नाइट्रोजन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है ना, 0। इनमें हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन है। केंद्र में या फिर नाभिक में लिखिए, नाभिक में नाइट्रोजन, ये भी होगा सेम, नाभिक में नाइट्रोजन। तो इसमें 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसमें न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो सॉरी अगर हम, इसमें तो 0 है, इसमें 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। इसमें होता है 2 होता है, ठीक है। इसमें 2 होता है। बात समझ में आया ना। चलिए, न्यूट्रॉन पता चल गया। तो आगे देखिए, करते हैं हम किसके बारे में, देख ले। देखिए यहाँ से देखिए, अच्छा, क्लोरीन का, किसका, क्लोरीन, Cl। क्लोरीन क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो बात करेंगे, ठीक है। इसके कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन के नाम बताइए थोड़ा, अगर आपको पता हो तो। अगर हम इसके परमाणु देखिए, इसमें देखेंगे, अगर परमाणु
क्रमांक तो 17 होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है 17 होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है इन दोनों का भिन्न भिन्न होता है, इन दोनों का भिन्न भिन्न होता है। क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान परमाणु क्रमांक तो 17 है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है 35। कितनी होती है 35। इसमें क्लोरीन की लिखते हैं तो इसमें 30 और ये 37 होगी। ठीक है, ये तो होगी क्लोरीन की बात होगी, किसकी क्लोरीन की बात हो गई। अगर हम इसके अंदर नाइट्रोजन की न्यूट्रॉन की बात करें नाभिक में तो 18 होती है। कितनी होती है 18 होती है। इनमें हम देखिए द्रव्यमान जो संख्या होती है परमाणु क्रमांक और हम वहाँ थोड़ा सा ऐसा बोले थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बात वही है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक के योग के बराबर होता है क्या द्रव्यमान संख्या। क्या होता है द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन कितना होता है 18 न्यूट्रॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो कितना होता है 19 होता है। कितना होता है 19 होता है या फिर कितना होगा बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 होगा। कितना होगा 20 होगा। इसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे तो 20 होंगे, क्योंकि 17 और 20 मिलाकर तभी तो 30 से मतलब 17 और 20 मिलाकर तभी तो 37 होंगे। बात समझ में आया ना। इस तरह से ये तो होगा किसके क्लोरीन के 2 समस्थानिक की बात कर लिए। क्लोरीन के हमने 2 समस्थानिकों के बारे में बात की है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे समस्थानिकों की विशेषता। समस्थानिकों की क्या विशेषता है उसके बारे में, ये क्यों पढ़ते हैं, ठीक है वो भी बात करेंगे। क्यों पढ़ते हैं इसको, समस्थानिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा समस्थानिकों की विशेषता। देखिए इसकी विशेषता क्या होती है, समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होती है। ठीक है, किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। भिन्न होता है। दूसरा क्या है कि समस्थानिकों में परमाणु भार या फिर उसे द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तीसरा इसके बारे में बात करेंगे तो जो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों की
संख्या इलेक्ट्रॉनों या फिर और लिखिए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। चौथा बात करेंगे तो इनके भौतिक गुण अलग होती है। समस्थानिकों की जो भौतिक गुण होती है क्या होती है? अलग होती है, किंतु रासायनिक गुण समान होती है। तथा रासायनिक गुण समान होती है। क्या लिखेंगे? उनके जो रासायनिक गुण होते हैं क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि जो समस्थानिक होते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। फिर लिखा है कि समस्थानिकों में परमाणु भार तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। और क्या, समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और इनकी जो भौतिक गुण होती हैं वो अलग होती है लेकिन रासायनिक गुण क्या होती है? समान होती है। ठीक है, आगे और लिखेंगे क्या कि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान में रखा जाता है। लिखेंगे समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही ओर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगर हम आधुनिक आवर्त की बात करते हैं, आवर्त सारणी में हम आधुनिक आवर्त सारणी में बात करते हैं तो उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। अभी हम ये तो पुराने में बात की, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही ओर रखा जाता है क्योंकि उनकी परमाणु क्रमांक समान होती हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उनकी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी और आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या लगे, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही ओर रखा तो गया है, लेकिन क्या है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना उनमें उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आप आधुनिक आवर्त सारणी देख सकते हैं। आवर्त सारणी अभी तक हमने बताया नहीं है उसको, लेकिन आप देख सकते हैं हमने अभी जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम ये सब लिखवाया था, वो क्रम वाइज है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ही वो लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें और बात कर लेते हैं, जैसे किसी भी तत्व की जो समस्थानिक है ना और रेडियो एक्टिव भी हैं। कुछ ऐसे समस्थानिक हैं जो रेडियो एक्टिव भी हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक था वो क्या था? तीसरा जो समस्थानिक था ना वो क्या था? वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक था। किसी भी तत्व के अगर हम समस्थानिक की बात करते हैं तो कुछ समस्थानिक जो होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं, तो वही बात करेंगे आगे रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, ये हमने लिखा ना, ये वाला हाइड्रोजन के इस समस्थानिक का नाम लिखिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है,
क्या है, अभी हमने लिखवाया है, ठीक है। बताइए इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये जो समस्थानिकों रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के क्या अनुप्रयोग हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए, इसको इरेज करते हैं, फिर ये लास्ट टॉपिक होगा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के अनुप्रयोग। संभारिक नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के अनुप्रयोग। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट इनका अनुप्रयोग। तो जो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को बिजली, क्या बात की है, रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक होते हैं बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय शक्ति संयंत्रों में या फिर नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है, रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या बात की, जो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का जो प्रयोग है वो बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है तथा नाभिक शक्ति संयंत्रों में नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, काफ़ी इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, ये भी तो इंडिया में शायद नहीं है, तो जितने भी बड़े बड़े विद्युत उत्पन्न किया जाता है दूसरे देशों में, जैसे चाइना हो गया, वहाँ पर नाभिकीय संलयन मतलब इन्हीं आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ का ही यूज होकर बनाया जाता है विद्युत, ठीक है। आगे देखिए दूसरी बात करेंगे यहाँ से। तो जो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को मानव शरीर में, देखिए बात करते हैं तो जैसे कि रुधिर थक्का बनाने में जैसे क्या है, रक्त के बारे में जानकारी के लिए हम उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे उसको देख लेते हैं। जैसे मानव शरीर की बात करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को मानव शरीर में ट्यूमरों और रुधिर थक्कों
इत्यादि के या इत्यादि के इलाज करने में यार इत्यादि के बारे में पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इत्यादि का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रेडियो एक्टिव पदार्थों का। ठीक है, तो आगे चलिए। हमने बताया ना रेडियो एक्टिव पदार्थ समस्थानिकों का जो मानव शरीर में ट्यूमर और रुधिर थक्कों इत्यादि का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का या रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का। आगे बात करेंगे हम तीसरा पॉइंट। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों को थायराइड ठीक है, थायराइड ग्रंथि क्या? ग्रंथि। जो थायराइड आपकी ग्रंथि होती है, ग्रंथि की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो जो घेंघा जैसी बीमारियों के उपचार में सहायक होता है। जो एक घेंघा होता है ना, घेंघा रोग, घेंघा जैसी बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ना? अगर हम और आगे लिखते हैं तो जो रेडियोएक्टिव समस्थानिक होते हैं कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। हमने ट्यूमर की बात हुई है, सिर्फ कैंसर ही। ठीक है, तो और आगे बात करते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो घेंघा रोग, ये तो हो गया सब। ठीक है, घेंघा रोग के इलाज में इसका उपयोग होता है, ये सारी बात हमने कर दी। ठीक है, तो इतनी हम बातें करेंगे, और सारी इसका उपयोग है, लेकिन इतना आप लिख देते हैं फिर कंपलसरी है। ठीक है, बहुत क्यों लिखने जाए हैं। समझ में आया ना किस किस में उपयोग किया जाता है? आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, उतना नहीं लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या लिखा है। क्या लिखा है यहाँ से कि रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक हैं को किस में उपयोग होता है? थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को सुनिश्चित, मतलब थायराइड जो ग्रंथि है वो अच्छी तरह से कार्य कर रही है या नहीं, उसको चेक करने के लिए किया जाता है। और घेंघा जैसी बीमारियों को उपचार के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक को मानव शरीर के ट्यूमर समझते हैं, कैंसर ही बात है। ठीक है, तो उसके इलाज के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे संभारिक, फिर संभारिक की विशेषता, फिर इसके बाद लास्ट हो जाएगा यह चैप्टर। ठीक है, संभारिक है, लास्ट हेडिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां चैप्टर है जीवों के मौलिक इकाई। तो जीवों की मौलिक इकाई नहीं पढ़ेंगे हम, डायरेक्ट पढ़ेंगे आपके 4था चैप्टर से। फिर उसके बाद पढ़ेंगे 7वां चैप्टर गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य एवं
ऊर्जा, फिर ध्वनि, यानी कि 7वां से 7, 8, 9, 10, 11, 12 चैप्टर। ठीक है, 2 चैप्टर छोड़ देंगे, लास्ट में पढ़ लेंगे हो सकेगा तो। ठीक है, जो मेन चैप्टर है रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का, वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने कुल 4 चैप्टर कंप्लीट करवाया है, फिर उसी तरह से हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।